जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में, है ना। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे इस चैनल पे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो उसी में मैं एक और टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जो कि यूजुअली आपको एग्जाम में रिपीटेटिव नेचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। अब बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, है ना, पहले समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक की। देखो, मैंने अभी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ कुछ एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस निकाल के लाया हूँ जो मैंने ढूंढे हैं लास्ट के कुछ सालों में। आज मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिखाने। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, ट्राई करिए कि आप इन्हें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द मार्केट सिचुएशन व्हेन फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन टर्म्ड एज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फर्म क्या कर रही है, एक जैसे प्रोडक्ट को बेच रही है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब देखो, यहाँ पे दो आपके की अट्रैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस आंसर को। ऑप्शन में आपका आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। पहली चीज तो ये समझनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का सिमिलर, अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो दो चीजें हैं, एक तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हाई डिमांड आपको देखने को मिलेगी। अब इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है तो जिस जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उस तरीके से आपका प्राइस में भी वेरिएशन आता रहेगा फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय फर्म। तो यहाँ पर जो प्राइस का कंट्रोल है वो किसके पास है, वो बायर के पास है, ना कि सेलर के पास है। तो इस तरीके से आपको इसको डिडक्ट करना है। अगेन ऑप्शन आ जाता है ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। एंड जब मैं ये 5 क्वेश्चन करा दूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप सब जो भी आपका स्कोर रहा है कि भैया कितने क्वेश्चन आपने बिना चीटिंग के, ठीक है, इट वुड बी लाइक अ ऑनेस्टी टेस्ट फॉर यू, बिना चीटिंग के आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक। यहाँ पे सीधा पूछ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। भैया वेजिटेबल मार्केट, जो आप नॉर्मल सब्जी मंडी समझते हो क्या, वो है। दूसरा मार्केट फॉर सोप्स, ठीक है। तीसरा आ जाता है इंडियन रेलवेज। चौथा आता है लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब देखो, क्वेश्चन ही थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज योर मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो पहली चीज तो ये हाईलाइट करनी है कि भैया यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट ईच सेलर सेल्स समवट डिफरेंशिएटेड। आप देखोगे यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड वाला पॉइंट 2-3 बार आपको देखने को मिल गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी जो आपका था उसको समझो, यहाँ पे सेम ही बात कर रहा था बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, बेच सेम रहे हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हुआ है। अब आप खुद समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सीडीएस के एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, ये दोनों सीडीएस के एग्जाम के ही हैं। तो एक साल देखो इस तरीके से पूछा सिंपल वे में, अगले साल उन्होंने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि भैया जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है। अगेन परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। आप देखेंगे ना ऑप्शन में भी 3-4 ही आपको ज़्यादातर रिपीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और आज हम 5 से 6 मार्केट पढ़ेंगे। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका मोबाइल फोन ऑपरेटर्स मार्केट इज इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। कि जो मोबाइल फोन ऑपरेटर है इसका जो एग्जांपल है, मतलब ये किस टाइप ऑफ मार्केट का एग्जांपल है, क्या ये मोनोपोली का है, ये मोनोपोलिस्टिक का है, ओलिगोपोली का है, या फिर परफेक्ट कंपटीशन का है। तो चलो ये तो रहा आपके लिए टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कि 5 आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं बिना इस टॉपिक को पढ़े। अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपके जो इस वीडियो को देखने के बाद जो यहाँ पे नंबर आएंगे वो 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। कैसे, अब उसको समझते हैं। तो जब हम टाइप ऑफ मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ मार्केट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देयर आर 5 टाइप ऑफ मार्केट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देयर आर 5 टाइप ऑफ मार्केट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, अभी जो 5 टाइप ऑफ मार्केट है यहाँ पे, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला तो टाइप ऑफ मार्केट हो गया आपका मोनोपोली, दूसरा हो गया ड्यूपोली, तीसरा आ गया ओलिगोपोली, एंड चौथा हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड लास्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। एक और होता है जो अभी हाल फिलहाल में आप लोग पढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मोनोस्पोनी। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ मोनोपोनी, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा ऑल्दो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, ये बहुत बार नहीं पूछा गया, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं अपने परफेक्ट कंपटीशन की तरफ। देखो परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, यहाँ पे बात लिखी गई है परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, जब इक्वल चीज़ें हों। कोई भी चीज़ परफेक्ट कब होती है, जब उसमें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लग जाए। तो यहाँ पे परफेक्ट होने का मतलब चीज़ें इक्वल हैं। तो अब इसको समझो, देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो अगर 100 बायर हैं तो लगभग 100 के लगभग ही यहाँ पर क्या होंगे, सेलर्स होंगे। तो अब इससे होगा क्या कि भैया अगर कोई एक व्यक्ति है, उसको अब मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने सामान को खरीदने के लिए। जैसे मैं बाजार में गया, मेरे को खरीदनी थी आलू की सब्जी, ठीक है, या आलू मेरे को खरीदना था। अब जब मैं आलू खरीदने गया तो मुझे मंडी में भैया एक जो सेलर है वो भी मिला, एक और दूसरा सेलर मिला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइस डिफरेंशिएट करता हूँ कि ये कितने में बेच रहा है और दूसरा कितने में बेच रहा है। तो यहाँ पर जब आप समझोगे कि खरीदने में क्या गया था, आलू खरीदने गया था, और उस पूरे मार्केट में क्या था, आलू ही अवेलेबल था। तो यानी कि एक चीज़ समझने की, जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनस है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेम होंगे। तो यहाँ पे कभी कभी वो आपसे होमोजीनस लिख देगा, नहीं तो आपको यहाँ पे लिख देगा कि सिमिलर प्रोडक्ट इन मार्केट। अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट भी लिखता है तो भी यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ समझ आई, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, एंड नेक्स्ट है होमोजीनस प्रोडक्ट। फिर हम बात कर लेते हैं क्या उस मार्केट में किसी भी नए प्लेयर की एंट्री इजी होती है कि मुश्किल होती है। तो यहाँ पे फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। अब आपके आसपास कहीं पर भी अगर मंडी होगी और मान के चलो आपके मन में आया कि चलो यार इस बार मैं सब्जियाँ बेचता हूँ, ठीक है, आपने सब्जियाँ उगाई, अपने जो गार्डन है उसमें सब्जियाँ उगाई और आप मंडी लेके चले गए उसे, तो क्या आपको वहाँ पर बेचने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप देखोगे आपके मंडी में दूर दूर के गांवों से लोग सामान लेके आते होंगे और हर किसी को वहाँ पर इजीली एक्सेसिबल कराया गया है वो मंडी को कि भैया कोई भी आए और वहाँ पे बेच सकता है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ तो ये हम समझे कि देयर इज़ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट फॉर एवरी सेलर। तीसरा फोर्थ पॉइंट आ जाता है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि सभी को लगभग यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में पता होगा, यानी कि मेरे पे आई विल बी मेकिंग अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि मैं पूरा मार्केट चाहे तो घूम सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे से छुपी हुई होगी। भाई मैंने हर एक पेडलर के पास गया, उससे मैंने क्या पूछा कि भैया आपके आलू का प्राइस कितना है, दूसरे वाले के आलू का प्राइस कितना है, तीसरे वाले के। अब मुझे क्या पता लग गया, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता लग गई कि भैया ए नंबर वाला व्यक्ति मेरे को 100 रुपये किलो बेच रहा है, बी वाला मेरे को 120 बेच रहा है और सी वाला मेरे को 150 बेच रहा है। तो यानी कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। क्लियर। फिर आता है फॉर्म्स आर प्राइस टेकर। अब इस प्राइस टेकर टर्म का मतलब समझो। देखो प्राइस टेकर कौन होते हैं, प्राइस टेकर का मतलब होता है कि कौन यहाँ पर प्राइस डिसाइड कर रहा है। ठीक है, प्राइस टेकर। अब डिसाइड कौन कर रहा है, तो वहाँ पर लिखा है कि जो फॉर्म्स हैं वो प्राइस टेकर है। तो प्राइस टेकर में बेसिकली बात करी जाए जब सेलर्स की, तो ये वो सेलर्स होते हैं जिनका कोई भी रोल नहीं होता इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी कि यहाँ पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, जो बायर होता है वो डिटरमाइन करता है। अगेन जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, आपकी मम्मियाँ जाती होंगी सब्जी मंडी, वहाँ जाएंगी, ठीक है, जो भी उन्होंने सामान खरीदा, अब वो क्या करती हैं, सेलर को जब पैसे देती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहती हैं कि भैया देखो प्राइस ठीक ठीक लगा लो, है ना, आप ही के यहाँ से खरीदते हैं, अदरवाइज बगल वाला तो इतने का बेच रहा है। तो अब ये समझो आपके मम्मी और जो बेचने वाला है, सेलर है, उसके बीच में से प्राइस किसने डिटरमाइन किया, तो आपकी मदर ने वहाँ पे प्राइस को डिटरमाइन किया है। ठीक है, तो वहां पर सेलर क्या होगा, एज अ प्राइस टेकर के भैया जो उसको सामने वाले ने बोला, जितने में उनकी डील हुई, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन फैक्टर कौन हो गया, बायर हो गया। ऐसे सेलर को हम क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर सेलर बोलते हैं। क्लियर, ये समझ आया। तो फर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, प्राइस टेकर हो गए कि भैया जो बाकी लोगों ने प्राइस लगा दिया या जो कस्टमर ने प्राइस लगा दिया वो ले लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ तो आज हम समझे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ठीक है, एक बार दोबारा से देख सकते हो आप, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, नेक्स्ट है होमोजीनस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड फॉर्म्स आर दी प्राइस टेकर एंड नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो ये हो गई कुछ चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन के। अब अगर इसको एग्जाम्पल की तरह से समझना चाहते हो तो जो मैंने बताया, एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि सब्जी मंडी एक आपका एग्जाम्पल हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कमोडिटी एक्सचेंज, भैया जहाँ पर आप कोई सामान दे के कोई नया सामान खरीद रहे हो। तो सेकंड तो ये हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन के, दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसकी क्या खासियत होती है, ठीक है, एक होगा यहाँ पर आप देखोगे मोनोपोली,
ठीक है, एंड एक है मोनोपोलिस्टिक। दोनों सुनने में बहुत सेम लग रहे हैं बट दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मोनोपोलिस्टिक चलने से पहले चलो मोनोपोली समझ लेते हैं। देखो, मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है कि भैया एक ही व्यक्ति है जो आके सामान बेच रहा है। ठीक है, बस उसी इंसान के पास अथॉरिटी है या वही इंसान के पास वो प्रोडक्ट है और आपको खरीदना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल सेलर एंड मैनी बायर। अब खुद से इमेजिन करो, इकोनॉमिक्स ना बहुत सिंपल चीज़ है जहाँ पर आप खुद से लॉजिक लगाओ। ठीक है, डे टू डे लाइफ का लॉजिक लगाओ। अगर कोई एक इंसान एक सामान बेच रहा है और उसके अलावा और कोई नहीं बेच रहा, ठीक है, और आप एज अ बायर बन के उसके पास जाते हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे या उसके पास क्या क्या पावर्स अवेलेबल होंगी, बताओ। जब हम प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जैसे अगेन लेके चलता हूँ आपको इसी वाले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे आपकी मदर ने प्राइस डिटरमाइन किया, बट आपकी मदर को कोई एक ऐसा सामान खरीदना है जो उस पूरी सब्जी मंडी में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है ना। जैसे कोई भी एक सब्जी ले ली, मान के चलो आपकी फेवरेट सब्जी भिंडी है। ठीक है, अब पूरे मार्केट में भिंडी किसी और के पास है ही नहीं। अब आपकी मदर उसको खरीदने गई, आपकी फेवरेट है, आपकी मदर की फेवरेट है भिंडी, भिंडी तो खानी है आज। ठीक है, तो अब आपकी मदर क्या करेंगे, भैया भिंडी सही रेट से लगाओ नहीं तो मैं कहीं और से खरीद लूंगी। तो यहाँ पर बायर क्या बोलेगा कि मैडम आपको जहाँ से खरीदना हो खरीद लो। ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है इस पूरे मार्केट में सिर्फ वही बेच रहा है और वो जो भी प्राइस बोलेगा, चाहे वो 20 रुपये बोले चाहे 30 रुपये बोले, आपकी मदर को उस प्राइस पे एग्री करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगी या कोई डील नहीं हुई तो आपको आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो भी चीज़ आपको खरीदनी है, लाइक भिंडी इन दिस केस, आपको भिंडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस मेकर कौन बना, तो यहाँ पर जो सेलर है दैट इज योर प्राइस मेकर। ठीक है, सॉरी, प्राइस मेकर। तो अब समझ आया आपको प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस। प्राइस टेकर कब होगा, जब फर्म के पास कोई भी कैपेसिटी नहीं होगी प्राइस को डिटरमाइन करने की। एंड जो सेलर है वो प्राइस मेकर कब बनेगा, जब पूरी की पूरी अथॉरिटी प्राइस को डिटरमाइन करने की सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी, सेलर के पास होगी। ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं मोनोपोली कंपटीशन। तो यहाँ पर आप देखोगे नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई भी यहाँ पर उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, ना तो उस प्रोडक्ट का। अब आपको भिंडी खानी है, भिंडी का क्या सब्सटीट्यूट लोगे, है ना। भिंडी खाने का मन है, भिंडी की जगह आप तुरई तो खाओगे नहीं। समझ रहे हो, एग्जाम्पल हमेशा ऐसे लो जो बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाए। और मैं गारंटी देता हूँ, ये पढ़ के जाओ, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर दिया तो मेरी गारंटी, आप मेरे को बोल देना कि नहीं सर हमें समझ नहीं आया था, हमसे क्वेश्चन नहीं बने। बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस अटेंशन से, है ना, पढ़ते रहना इसको। और चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नहीं तो हमारे ग्रुप में जाके ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स वगैरह की बातें तो हम बाद में समझ भी लेंगे, सीधा ग्रुप में जाना, वहाँ मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अभी यहाँ तुम्हारा काम है समझने बैठे हो समझो। ठीक है, तो कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट उसका अवेलेबल नहीं है भाई। अगर किसी के पास मोनोपोली है और कोई और प्लेयर आ रहा है वहाँ पे, तो क्या ये व्यक्ति आने देगा, नहीं आने देगा। तो हाई एंट्री बैरियर यहाँ पे होते हैं। अगर किसी न्यू प्लेयर को उस मार्केट में जाना भी है तो वहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट तो मैं बता ही चुका था, प्राइस मेकर, यानी कि सेलर के पास पूरी पूरी अथॉरिटी होती है क्या डिटरमाइन करने की, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन करने की पूरी अथॉरिटी होती है। अब जैसे यहाँ पे परफेक्ट में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता था, वहीं आप देखो ये व्यक्ति कभी भी चाहे तो प्राइस बढ़ा सकता है एंड ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है लॉन्ग रन में, अगर बहुत समय तक ये इसी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि और कोई प्लेयर है नहीं। वो जब चाहे प्राइस बढ़ाए, है ना। लास्ट दिन उन्होंने 20 रुपये किलो ली, अगले दिन आप दोबारा भिंडी लेने गए, अब वो 30 दे रहा है, आप क्या करोगे बताओ। कुछ कर सकते हो ऐसे में, ऐसे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है आपका मोनोपोली कंपटीशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए इंडियन रेलवे। आज भी आप देखो इंडियन रेलवे के जो मैक्सिमम रूट्स हैं वहाँ पर इंडियन रेलवे ही आपका क्या कर रही है, वर्क कर रही है। यहाँ पर एक प्लेयर इन्होंने प्राइवेट एंटिटी जोड़ी है IRCTC, बट स्टिल अभी भी जो मेजर प्लेयर है यहाँ पर पूरा पूरा मोनोपोली में, दैट इज़ योर इंडियन रेलवे। ठीक है, अगला आता है लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप जिस भी स्टेट से होंगे वहाँ की स्पेसिफिक पावर कॉर्पोरेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। क्या आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किसी और के पास जा लो, बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ जगहों पे होता है बट मैक्सिमम जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब समझते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो यहाँ पे सिंगल सेलर था, यहाँ पर क्या है, सेलर तो बहुत सारे हैं। पहला डिफरेंस समझना है, इधर पे सिंगल सेलर है, इधर पे मैनी सेलर है, सेलर तो बहुत सारे हैं। अब मोनोपोलिस्टिक क्यों बोला, इसे मोनो क्यों बोला यहाँ पे, तो बेच ये क्या रहे हैं, बेच एक ही तरीके का प्रोडक्ट रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को फूड बेचना है तो वो फूड ही बेच रहे हैं, सारे के सारे लोग फूड बेच रहे हैं।
है ना। अगेन मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के दोनों के कुछ चीज़ों को मिलाओ यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट, बेच सेम ही चीज़ रहे हैं वो, ठीक है, बस क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको कैसे समझोगे, तो इसको समझना और भी इजी में बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको करना होगा तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम आपका कॉफ़ी से। सब लोग कॉफ़ी तो पीते होंगे, है ना। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं जी सर हम तो चाय के फ़ैन हैं, बट स्टिल कॉफ़ी के एग्जांपल से लेते हैं। तो मान के चलो आप कॉफ़ी पीते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है भैया, आप स्टारबक्स जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप किसी लोकल कॉफ़ी शॉप के पास जा सकते हो या लोकल कैफ़े में जा सकते हो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है। अब मुझे बताओ एट द एंड दोनों कर क्या रहे हैं, दोनों का काम सेम है कि नहीं है, बताओ। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है कॉफ़ी, दोनों सेम चीज़ बेच रहे हैं, बट स्टारबक्स उसे ब्रांडिंग के साथ बेच रहा है ना, वो उसने ब्रांड कर दिया, ब्रांडिंग यहाँ पर आ गई, ठीक है, उसके साथ इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही होगी, साथ साथ यहाँ पर क्या मिल रही है, कुछ प्रीमियम फील आ रहा है आपको, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि सर्विस फैक्टर यहाँ पर एक ऐड हो गया। वेयर एज लोकल कैफे में आपको सिर्फ क्या मिल रही है, कॉफ़ी मिल रही है, ना तो आपको कोई ब्रांडिंग मिल रही है, ना तो एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिल रही है। सो एक इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट हमारा सेम है, प्रोडक्ट दोनों को कॉफ़ी बेचना है, बट दोनों ने उसको बेचने का तरीका उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया या उस प्रोडक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन ले आए, ठीक है। स्टारबक्स की कॉफ़ी सिर्फ कॉफ़ी नहीं बोला जाता, वो उसके नाम रखते हैं, लाटे हो गई, है ना, कैरेमल हो गई, आजकल आप देखोगे माचा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसमें हम खाने की बात कर सकते हैं, फूड की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप ऑफ लोग खाना बेच रहे हैं, एक बेच रहा है आपका 5 स्टार होटल में जा रहे हो, ठीक है, एक बार आप खाना खाए गए हो 5 स्टार होटल और दूसरी बार आप अपने लोकल ढाबा में गए हो, ठीक है, दोनों में आप खाना खा रहे हो, बट यहाँ पर क्या होगा, जब आप 5 स्टार होटल में गए तो आपको सर्विसेज भी मिली उसके साथ, ठीक है, आपको फील भी मिला। अब इन दोनों एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, देखो दोनों को खाना ही देना है, दोनों को सेम प्रोडक्ट देना है, लेकिन दोनों ने उनको कितना डिफरेंशिएट कर दिया, इसी को बोला जाता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कि भैया प्रोडक्ट दोनों सेम बेच रहे हैं लेकिन उसको बेचने का तरीका या उसमें डिफरेंशिएशन ले आए, क्लियर, इसी को बोला जाता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे हैवी एडवर्टाइजिंग होती है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, ब्रांड बनाना पड़ता है उसे, ठीक है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करनी है। फिर जब हम प्राइसिंग पावर की बात करेंगे तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हो, है ना, जैसे अभी मैंने दो एग्जांपल लिए, एक तो 5 स्टार होटल का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था स्टारबक्स का। अब आप मेरे को बताओ क्या इन दोनों के पास प्राइस कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रोडक्ट दे रहे हो, आप उसके साथ कुछ प्रीमियम फील भी दे रहे हो, तो डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ प्राइसिंग पावर यहाँ पर किसके पास रहती है, सेलर के पास भी रहती है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया, एंट्री तो फ्री रहती है और एग्जिट भी फ्री रहती है, भैया कोई भी नया प्लेयर आना चाहे आ सकता है। आप देखो एक टाइम पर सिर्फ स्टारबक्स हुआ करता था, आज आप देखो कितने टाइप ऑफ कॉफ़ी ब्रांड्स आ गए, अवेलेबल हो गए, है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आप बोल सकते हो कैफ़े हाउसेज वो फेमस होने लग गए। दिल्ली जैसे एरिया में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट आज भी अवेलेबल है। अगेन लॉन्ग रन की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, जैसे एक समय बाद आपका जब ब्रांड बन जाता है तो जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल रन से आपका होने लगता है। एग्जाम्पल इसके आप ले सकते हो, टूथपेस्ट ले सकते हो, है ना, जैसे प्रोडक्ट तो सेम ही है, चाहे कोलगेट यूज़ करो चाहे पेप्सोडेंट यूज़ करो, है ना, तो प्रोडक्ट सेम है बट डिफरेंशिएट क्या किया है, एक ने बोल दिया मेरे टूथपेस्ट में नमक है, दूसरा बोल दिया भाई मेरे टूथपेस्ट में क्रिस्टल फाइबर है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेम है बट उसमें कुछ नया ऐड करके दे रहे हैं, आपको डिफरेंशिएट करके दे रहे हैं। सिमिलर रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं, सिमिलर आपके कॉस्मेटिक ब्रांड्स कर रहे हैं कि भैया ये दिन में लगाओ ये रात में लगाओ, है ना, दोनों फेशियल क्रीम्स ही दे रहे हैं पर दोनों का एकदम से होता है कि ये लगाओ एकदम बिल्कुल आपका जो टोन है वो बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके बेचा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ मार्केट होता है दैट इज योर ऑलिगोपोली। अब ये ऑलिगोपोली होता क्या है, देखो ऑलिगोपोली अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं तो ऑलिगोपोली में क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्रुपिंग देखने को मिलेगी। सो देयर आर अ ग्रुप ऑफ सेलर्स,
सिर्फ वही डोमिनेट होते हैं। तो कुछ डोमिनेटिंग फर्म्स होती हैं मतलब उस पर्टिकुलर मार्केट में, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के लिए। जैसे आज अगर हम बात करें क्रूड ऑयल, आप सबने देखा होगा बीच में वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, वहाँ से इसको लिंक करते हैं, है ना। जैसे ही हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल बेचने के मामले में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मेन है, उन लोगों ने अपना क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, जिसको हम आज भी बोलते हैं ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो ओपेक है ये क्या हो गया, ये एक तरीके का ऑलिगोपोली आपका ग्रुप हो गया, यानी कि जो लोग एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, वही लोग इस ग्रुप में होंगे और वही लोग हर चीज़ को यहाँ पर फिर देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर क्या होगा, जो सेलर होंगे, ठीक है, फ्यू सेलर मैनी बायर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स होंगे। अब ये जो सेलर्स होंगे, ये फ्यू सेलर्स होंगे, ये क्या करते हैं, उस पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री बैरियर बहुत हाई होते हैं। सेकंड होता है जो भी डिसीजन मेकिंग करना होता है वो सिर्फ कौन करेगा, ये पर्टिकुलर ग्रुप ही करेगा। अब होता क्या है, जैसे किसी भी कंट्री को, ओपेक की कोई भी कंट्री है, चाहे कुवैत ले लो, है ना, चाहे मैं ईरान ले लूँ, चाहे इराक ले लूँ या सऊदी अरेबिया ले लूँ। अब ये कंट्रीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसी एक व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तो ये सारी की सारी फर्म्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मान के चलो अगले दिन को सऊदी, ठीक है, या ओपेक ग्रुप ने बोला कि नहीं भैया क्रूड ऑयल आपको क्या बेचना है, क्रूड ऑयल आपको एक $70 पर बैरल बेचना है। बट अगले दिन को वेनेजुला खड़ा हो जाए या कुवैत बोले नहीं जी मैं तो $50 पर बैरल बेचूंगा, ऑब्वियस ही बात है लोग कुवैत से ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस ग्रुप को सक्सेसफुली चलने के पीछे फर्म्स को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि सारे ग्रुप वाले पहली बात तो प्राइस को माने, है ना, और सब एक ही पर्टिकुलर वे में काम करें। अगर कोई एक भी मतलब अलग तरीके से या सेपरेट होकर इंडिविजुअली काम करने जाएगा तो इस ग्रुप की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखनी है दैट इज देयर इज प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, प्राइस रिजिडिटी है। अब ये प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कि एक बार जो प्राइस डिसाइड कर दिया वो कौन डिसाइड करेगा, ये ग्रुप डिसाइड करेगा। तो यूजुअली वही प्राइस यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा कि प्राइस तो सेम रहेगा, भाई कुवैत वाले भी सेम बेच रहे हैं, ठीक है, सेम प्राइस में बेच रहे हैं, सऊदी वाले भी सेम प्राइस में बेच रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाए। लाइक आपको उसका ऐड करना पड़ेगा, उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये 3-4 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में ऐसे 2-3 सेक्टर हैं, है ना, जैसे टेलीकॉम आप बोल सकते हो, सीमेंट आप बोल सकते हो, ऑटोमोबाइल आप बोल सकते हो, एयरलाइंस बोल सकते हो। जैसे टेलीकॉम में आप देखो 2-3 प्लेयर ही बचे हैं, है ना, एक तो भारती एयरटेल है, ठीक है, दूसरा जियो है और तीसरा बीएसएनएल है। आई थिंक शायद वीआई भी एक है, अब आई डोंट नो कितना वीआई चल रहा है या नहीं चल रहा, है ना, मतलब मेरे उधर तो भाई वीआई नहीं है मेरे को जितना पता है। ऐसे ही सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लो, ऐसे ही ऑटोमोबाइल में भी आप देखोगे ज़्यादा प्लेयर नहीं है, मारुति हो गया, हीरो हो गया, इस तरह के प्लेयर्स हैं। एयरलाइंस देख लो, एयरलाइंस में भी बहुत कम लोग हैं, है ना, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, बस इसके अलावा नहीं है, या कोई नया प्लेयर भी नहीं आ पा रहा क्योंकि हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं यहाँ पे। अगेन इस तरीके से समझो, अगर कभी आपसे पूछ ले कि भैया कोई ऐसा मार्केट बताओ जहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत हाई होते हैं, तो एक तो मोनोपोली हो जाएगा, एक ओलिगोपोली हो जाएगा, ये दोनों आप समझ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ऑल दो ओलिगोपोली का ही एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डिओपोली, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 फर्म्स होती हैं जो डोमिनेट करेंगी, ठीक है। अब इसको समझने के पीछे इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ केस ऑफ ऑलिगोपोली, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। इसके एग्जांपल समझ लो बस, जैसे अगर मैं एयरक्राफ्ट मेकिंग की बात करूँ तो 2 बना रहे हैं, बोइंग एंड एयरबस, है ना। ज़्यादातर जो प्लेन्स होते हैं या तो बोइंग बना रहा है, आपने देखा होगा बोइंग 747 इसका नाम सुना होगा, या एयरबस के आपने कुछ प्लेन्स का नाम सुना होगा। इंडियन मार्केट की बात करूँ तो जैसे अगर मैं बेवरेजेस की बात करता हूँ, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो वहाँ पर इंडिया में 2 ही फेमस है, या तो कोक है या तो पेप्सी है ना। बाकी लोग हैं बट जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो थे मेन 5 तरह के आपके कंपटीशन, है ना। अब एक और पढ़ लेते हैं जो मैंने बोला लास्ट, जो आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोनी। अब ये जो मोनोस्पोनी होता है इसको बस एक तरीके से याद रखो, है ना। मोनोस्पोनी में क्या होता है, एक सिंगल बायर है,
बस यही याद रखना है हमें, एक सिंगल बायर है एंड मैनी सेलर है। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर सिर्फ एक बायर है, एक ही खरीदने वाला है और बहुत सारे लोग उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है ये। भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, या तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जब भी आर्म्स खरीदती है ना, या कोई भी चीज़ खरीदती है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, टेंडर देते हैं। तो यहाँ पर वो बेचने का टेंडर देते हैं कि भैया हम इतने में बेचेंगे आपको, और गवर्नमेंट क्या करती है, उन टेंडर्स को चेक करती है, जिससे सबसे कम प्राइस लगता है वहाँ से खरीद लेती है। तो यहाँ पर सिंगल बायर कौन है, गवर्नमेंट ही तो है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलावा आर्म्स और कौन खरीद रहा है, मतलब लार्ज स्केल में। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो मोनिस पोनी को। क्लियर? तो ये छठा टाइप ऑफ आपका मार्केट कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कुछ फीचर्स के बेसिस पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। फीचर्स इसमें कौन कौन से हैं वो समझते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ फर्म्स, है ना, सारे मार्केट है उनको कंपेयर करते हैं। भाई नंबर ऑफ फर्म्स, परफेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्म्स होंगी, मोनोपोलिस्टिक में भी ठीक ठाक मैनी होंगी, ओलिगोपोली में कम होंगी, डुओपोली में तो आपको समझ ही आ गया 2 होगी, और मोनोपोली में 1 हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ फर्म्स के हिसाब से ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट कैसा होगा। परफेक्ट में मैंने आपको बता चुका हूं कि होमोजीनस, एक ही तरीके का प्रोडक्ट होगा। मोनोपोलिस्टिक अगेन होमोजीनस होगा बट डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट सेम है बट उसको उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मोल्ड कर दिया, है ना। जैसे स्टारबक्स की कॉफ़ी और एक नॉर्मल कैफ़े की कॉफ़ी, दोनों कॉफ़ी ही हैं बट दोनों में चेंज आ गया। ओके, ओलिगोपोली में दोनों हो सकते हैं, होमोजीनस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट डुओपोली, अगेन होमोजीनस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। फिर आता है मोनोपोली, मोनोपोली में तो भैया बिल्कुल यूनिक होता है प्रोडक्ट, है ना, ऐसा और कोई बना के बेच ही नहीं रहा है, कोई आसपास सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। जैसे आप लोग, चलो मेरे को कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आप लोगों को लगता है जहाँ पे मोनोपोली है अदर देन इंडियन रेलवेज, तो आप मेरे को बताओ, है ना। एंट्री बैरियर परफेक्ट में तो देखो कोई भी आ सकता है, मैंने बोला ना भाई पूरी सब्जी मंडी है, कोई भी आओ अपना स्टॉल लगाओ और बेचना स्टार्ट कर दो, तो बहुत कम या नन है। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा थोड़ा बहुत आप देख सकते हो एंट्री बैरियर थोड़ा होता है। ऑलिगोपोली, डुओपोली एंड मोनोपोली, तीनों में हाई होता है आपका एंट्री बैरियर कि भैया किसी नए प्लेयर को हम एंट्री करने नहीं देते। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस कंट्रोल। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में, और ये प्राइस कंट्रोल हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलर होता है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, तो ही हैज़ नो अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। हालांकि यही सेलर प्राइस मेकर कब बन जाता है, जब वो मोनोपोली कंपटीशन में आ जाता है या मोनोपोली मार्केट में आ जाता है कि भैया अब पूरा का पूरा दामोदार या पूरा का पूरा विवेक किसका है, ये सेलर का विवेक है कि वो कितने में उसे बेचना चाहता है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको परफेक्ट में दिखेगा, मोनोपोली में तो भैया कोई कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, बाकी ये जो बीच के हैं इनमें आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अगला आता है एडवर्टाइजमेंट। परफेक्ट कंपटीशन में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो मार्केट ही उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है कि भैया आपको पता है कि उस मार्केट में आपको सब्जियां ही मिलेंगी, तो क्या उसके लिए अलग से किसी सब्जी वाले को चिल्लाना होगा भाई मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मैं सब्जी बेच रहा हूँ। बताओ, जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो कोई ऐसे थोड़ा ना चिल्लाता है भाई मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मैं सब्जी बेच रहा हूँ। वो उल्टा प्राइस बताते हैं कि भाई मैं इतने की बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में बिल्कुल पड़ती है क्योंकि डिफरेंशिएट करना है हमें दूसरे से। ऑलिगोपोली में भी पड़ती है, डुओपोली में भी पड़ती है ना। एंड मोनोपोली में ज़्यादातर ये बहुत कम होती है, मतलब यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि भैया एक ही व्यक्ति है जो बेच रहा है। अब अगर मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना है तो क्या मुझे सोचने की भी ज़रूरत है कि हाँ भाई मेरे को ट्रेन से ट्रैवल करना है तो मुझे इंडियन रेलवे से करना पड़ेगा? बताओ। ठीक है, तो इट इज़ अप टू दी वाइजनेस ऑफ द मोनोपोली कि भैया जो फर्म है उसके ऊपर है कि क्या वो मार्केटिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लॉन्ग रन की बात करूँ तो नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है, मोनोपोली में है। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी, पहला है प्राइस टेकर, समझा चुका हूँ। सेलर, ठीक है, विद नो पावर ऑन प्राइस। ठीक है, जिसके पास प्राइस को लेके कोई भी शक्तियाँ नहीं है। प्राइस मेकर, ठीक है, ही विल डिटरमाइन, ठीक है, ये ही डिटरमाइन करेगा, ही विल डिटरमाइन, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये कहाँ पे होता है मैं बता चुका था, मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है, साथ साथ ऑलिगो
पोली में, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक आपको दिखने का यहाँ पे, फ्री एंट्री कहाँ पे, परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में आप आराम से आ जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मोनोपोली और ओलिगोपोली में आप आ जा नहीं सकते। फिर आता है इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। तो अगेन इंटरडिपेंडेंस मैंने बताया एक ही में है, जो है ओलिगोपोली में। भाई दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे डुओपोली का एक, इसका अगर मैं एक रफ एग्जांपल अगर आप लोगों के साथ लेना चाहूँ ना, तो एक वो वाला पॉइंट आप ले सकते हो जब बीच में दो ही मेजर प्लेयर होते थे हमारे टेलीकॉम में, है ना। मतलब वैसे बाकी थे बट दो ही, आज भी मेन दो ही हैं, है ना। एक तरफ क्या है, एयरटेल है, और दूसरी तरफ आपका क्या है, जियो है। तो जैसे ही जियो ने अपने प्राइसेस बढ़ाए, यहाँ पे इसने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। ये अगर प्राइसेस बढ़ाता घटाता है तो ये भी प्राइस घटाता है। तो दोनों के बीच में क्या है, इंटर डिपेंडेंस हो रखी है कि भैया अगर जियो ने प्राइस घटाए और ये नहीं घटाएगा तो ये मार्केट से आउट हो जाएगा और फिर यहाँ पे मोनोपोली बन जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अगला क्या है, एडवर्टाइजिंग कहाँ पे जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा आपको पता है मोनोपोलिस्टिक में पड़ती है और ओलिगोपोली में करती है। लीस्ट या नन आपको कहाँ पे पड़ती है, परफेक्ट में। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होता है, मोनोपोली में। ओलिगोपोली में भी लगभग पॉसिबल है, पर परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं होता। एंड लास्ट आता है कार्टेल फॉर्मेशन, कि भैया एक सर्टेन टाइप ऑफ कार्टेल, कार्टेल क्या होता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ आपने ग्रुप बना दिया, है ना। एक ग्रुप है जो डोमिनेट करता है, अ ग्रुप दैट डोमिनेट्स अ मार्केट और अ प्रोडक्ट इन मार्केट, ठीक है। या तो मार्केट को या तो एक प्रोडक्ट को डोमिनेट करता है कि भैया इसका प्राइस वगैरह तो सब ये कार्टेल डिसाइड करता है। तो ये सिर्फ कहाँ पर है, आपका ओलिगोपोली में ही पॉसिबल है, बाकी जगहों पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था इस वीडियो के एंड तक आते आते जो आपका स्कोर है वो 5/5 तो मैं करवा दूंगा। तो अब एक काम करते हैं, एक बार आप दोबारा देखिए एंड इस बार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैंने पहले ही बोला मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। सॉल्व करने के लिए मैं अपना एक अलग से सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पर आपको बिठा के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज मेरा यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, मैं बस आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब आपने पढ़ लिया, आप समझ चुके हैं, एक बार जरा उसको देखो कि क्या इम्प्लाई हो रहा है। एक मार्केट सिचुएशन जहाँ पर वे मार्केट सिचुएशन व्हेन फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सॉरी, जहाँ पर सिमिलर तो है, प्रोडक्ट तो सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। अब आप बताओ क्या है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, मोनोपोलिस्टिक है कि ओलिगोपोली है ना। आंसर आपके सामने है, ठीक है। जो भी हो मैं अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि अब वीडियो का एंड आ गया, आपने पहले का स्कोर नहीं डाला, चलो एक काम कर दो, आंसर तो एटलीस्ट कमेंट कर दो, है ना। आंसर तो कमेंट करना बनता है, तो आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अगेन दूसरा, देखो अ मार्केट इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है फॉर इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय द फर्म्स। यानी कि प्राइस कौन डिटरमाइन नहीं कर रहा है यहाँ पे, सेलर नहीं डिटरमाइन कर रहा है, बायर डिटरमाइन कर रहा है। आप बताओ क्या वो ओलिगोपोली है ना, क्या वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, क्या मोनोपोलिस्टिक है या परफेक्ट कंपटीशन है, खुद से बताओ। देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बताओ। मोनोपोलिस्टिक का रिटेल वेजिटेबल मार्केट, मार्केट फॉर सोप, इंडियन रेलवे या लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा मे बी दिस माइट बी लिटिल टफ फॉर यू गाइज। अगर ये करा है तो मैं मानूँ कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ गया है ना। चलो, अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट ईच सेलर सेल समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। भाई डिफरेंशिएट करके दे रहे हैं, अगेन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात आ गई, तो कौन सा होगा, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली। देखो कितना आसान हो गया अब ये टॉपिक, है ना। एंड मोबाइल फोन ऑपरेटर, ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोपोली का है, मोनोपोलिस्टिक का है, ओलिगोपोली का है कि परफेक्ट का है, तो ये भी आपको बताना है। तो चलो आई होप अब तो आप कम से कम इस कंडीशन में आ गए होंगे कि 5 में से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो विद दैट नोट आज की वीडियो को हम एंड करते हैं एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो, है ना, अपने दोस्त तक पहुँचाओ। और हम लोग तो देखो डेली ट्राई कर ही रहे हैं कि इस CDS के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना। इस तरीके से कंटेंट को आपके सामने ले आया जाए कि बहुत ही चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आओ बैठो समझो और एग्ज़ाम में सेम नॉलेज लेके जाओ और इम्प्लीमेंट कर दो।
ठीक है, तो कोई भी टाइप ऑफ डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो, है ना। और दो चीज़ हम कर ही रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं और अब हमने इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करी है, तो दोनों को हम कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। क्लियर, चलिए फिर मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।